हेलो दोस्तों, मिडनाइट मिस्ट्री में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, आप साइकिल पर सफर कर रहे हैं, आसमान में बादल गरज रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। रास्ता सुनसान है, बस आपके साइकिल की चेन की आवाज और बारिश की बूंदों की थपथपाहट है। अचानक आपको लगता है कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है। आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आप समझ नहीं पाते कि यह भ्रम है या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खेल रही है। आज की यह कहानी वेद के साथ घटी ऐसी ही घटनाओं पर आधारित है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या यह केवल हमारी कल्पना है या हकीकत कुछ और है। यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले वेद की है। वेद के गांव के पास एक छोटा सा स्कूल था, जो कभी बच्चों के लिए बनाया गया था और उसमें कई सालों तक बच्चों ने पढ़ाई भी की। लेकिन करीब 1990 के दशक में उस स्कूल में एक दुर्घटना हुई। रहस्यमय तरीके से उस स्कूल में आग लग गई थी और स्कूल जलने के दौरान कई बच्चे उसमें फंसे रह गए और जलकर मर गए। कुछ वर्षों तक स्कूल बंद रखने के बाद उसे फिर से खोलने की कोशिश की गई, परंतु जब स्कूल पुनः खोला गया तो वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ बच्चे भयभीत हो गए और कई बीमार पड़ने लगे, जिसके कारण स्कूल को बंद करना पड़ा और उसे एक खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया। एक शाम वेद अपनी साइकिल चलाते हुए उसी स्कूल के रास्ते से गुजर रहा था। उस समय बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिससे उसे साइकिल चलाने में कठिनाइयां हो रही थी। वेद को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे उसी स्कूल में रुकना पड़ा और बारिश थमने का इंतजार करने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ उस स्कूल में क्या क्या हो सकता है। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे आज भी वह भयावह रात बहुत अच्छे से याद है। मौसम बेहद खराब था, शाम का समय था और शहर से काम करके लौटने में मुझे काफी देर हो गई थी। पहुंचते पहुंचते तकरीबन रात के 8 बज गए थे और अभी भी मुझे घर पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना था। मेरे एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल, और मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ रहा था। गांव के पास एक बहुत ही पुराना स्कूल था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। किसी जमाने में उस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आग लगने की वजह से वह पूरा स्कूल जलकर खंडहर बन गया था। वेद उसी खंडहर के पास से गुजर रहा था। अचानक बारिश बहुत तेज हो गई। वेद से साइकिल संभल नहीं पाई और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई थी और उससे खून निकल रहा था। वेद बहुत घबरा गया कि अब क्या होगा। जैसे तैसे उसने अपनी हिम्मत बांधी और साइकिल को फिर से उठाकर पैडल मारने की कोशिश की, लेकिन चोट लगने की वजह से वेद ठीक से पैडल नहीं मार पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंभीर चोट आई है। फिर वेद ने साइकिल चलाने की बजाय उसे उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी उससे नहीं हो पाया। कुछ कदम चलता और दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती। इस बीच बारिश और भी तेज हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। वेद ने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वही खंडहर स्कूल। वेद को लगा कि उसे वहां कुछ देर इंतजार करना चाहिए ताकि मौसम थोड़ा सही हो जाए, बारिश थोड़ी कम हो जाए और उसके पैर का दर्द भी थोड़ा कम हो। यही सब सोचकर वेद अपनी साइकिल लेकर दर्द से कराहते हुए जैसे तैसे उस स्कूल में आ गया और बाहर ही बैठ गया। वेद की नजर आसमान की ओर थी। वो सोच रहा था कि बस थोड़ी देर में बारिश थम जाएगी या कम हो जाएगी और फिर वो घर के लिए निकल जाएगा। उसी बीच वेद अपने पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि अगर थोड़ा आराम मिले तो वो घर पहुंच पाए। उस समय वेद के पास फोन भी नहीं था, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। लेकिन तब फोन कहाँ होते थे। यही सब बातें सोचते हुए वेद आसमान की ओर देख रहा था। तभी अचानक से बारिश थोड़ी कम हो गई और उसने सोचा कि चलो बारिश कम हुई है तो फटाफट निकल चलते हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे का रास्ता तय करते हैं। वेद ने अपनी साइकिल उठाई और एक कदम बाहर रखा ही था कि अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वेद ऊपर से नीचे तक दहल गया। एक सामने वाले पेड़ पर आसमान से बिजली गिरी और वह पेड़ 2 टुकड़ों में बंट गया। यह देखकर वेद की घबराहट 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। वेद को डर लग रहा था कि अगर ऐसी बिजली उस पर गिर गई तो उसका वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा।
इसलिए वेद ने अपनी साइकिल और अपने कदमों को फिर से पीछे खींच लिया और फैसला किया कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक मैं वहां से नहीं निकलूंगा। यही सोचते सोचते समय बीतता जा रहा था। रात और गहरी होती जा रही थी और वेद की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। उसी स्कूल में अपनी साइकिल के साथ बैठे बैठे वेद चिंता में डूबा हुआ था कि आखिर मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा। घर वाले टेंशन में होंगे, कब मौसम ठीक होगा, कब मैं यहां से निकलूंगा, कब घर पहुंचूंगा और कब मेरे घर वालों को शांति मिलेगी। यही सारी चिंताएं उसे खाई जा रही थी। वेद बिल्कुल अनजान था कि अभी कुछ ही देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक वेद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई निकला हो। वेद ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक था, कुछ भी असामान्य नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है और यही सोचकर वेद ने इस बात को भुला दिया। मुश्किल से 2 मिनट ही बीते थे कि अचानक उसकी आंखों के सामने कोई भागता हुआ दिखाई दिया और तुरंत गायब हो गया। ये सारी बातें उसे बहुत अजीब लग रही थी। वेद को लगा कि शायद जो कुछ भी वो देख रहा है वह सच तो नहीं है। क्या सच में तो उसके सामने से कोई भागकर नहीं गया? लेकिन चूंकि उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, इसलिए ऐसी 2-3 घटनाओं को वेद ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी वेद के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। अचानक ही किसी ने पीछे से उसके बाल खींचे और उसे तेज दर्द हुआ। वेद ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई अंदर स्कूल में छुपा तो नहीं है जो उसे परेशान कर रहा है। वेद ने अपनी टॉर्च की रोशनी स्कूल में इधर उधर बिखेरी और देखने लगा कि आखिर कौन है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पूरा स्कूल खंडहर पड़ा हुआ था। वेद कमरे में गया और सोचा कि चलो यहां पर कुछ ना कुछ होगा, कोई छुपा होगा। वेद ने देखा कि उस खंडहर में यानी स्कूल के कमरे में बेंच पड़ी हुई थी जो आधी जली हुई थी। पूरा स्कूल सत्यानाश हो चुका था। जगह जगह धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले थे। इसलिए वेद ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी साइकिल के पास आकर बैठ गया और फिर से वही घर की बातें सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही डरावनी घटना घटी। वेद की साइकिल की घंटी अपने आप बजने लगी। ये बिल्कुल भी नजरअंदाज करने वाली घटना नहीं थी कि आखिर साइकिल की घंटी अपने आप कैसे बजने लगी। जब वेद ने साइकिल की घंटी को अपने आप बजते हुए देखा, तब उसने साइकिल की घंटी पर जोरदार हाथ मारा और घंटी बजना बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान को एक बार वहम हो सकता है, 2 बार वहम हो सकता है, लेकिन बार बार ये सारी घटनाएं कैसे घट रही हैं। कौन है जो पीछे से बाल खींच रहा है? कौन है जो साइकिल की घंटी बजा रहा है? वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस चाहता था कि किसी तरह इस स्कूल से बाहर निकल जाए, लेकिन खराब मौसम उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था। और जब से वेद ने पेड़ पर बिजली गिरते हुए देखी थी, तब से तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी स्कूल से बाहर निकलने की। वेद इन सब बातों को सोचकर परेशान हो रहा था। तभी अचानक से किसी ने उसकी धोती पीछे से खींची। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हवा में ही किसी ने धोती पकड़ी हुई है और खींचने की कोशिश कर रहा है। यही वेद की सहनशक्ति की सीमा थी। उसने जैसे तैसे अपनी धोती छुड़ाई और साइकिल लेकर स्कूल से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वेद साइकिल लेकर स्कूल से बाहर निकला, उसे स्कूल से एक छोटे बच्चे की तेज चिल्लाने की आवाज आई। वह बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। वेद को ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा सच में स्कूल के अंदर मुसीबत में है। लेकिन जितनी भी घटनाएं उसके साथ हुई थी, उन सभी के बाद उसे थोड़ा बहुत तो यकीन हो गया था कि इस स्कूल के अंदर भूत प्रेत हैं। इसलिए वेद ने उस चिल्लाने की आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की आवाज बहुत दर्द भरी थी। ऐसा लग रहा था कि सच में कोई बच्चा अंदर चिल्ला रहा है। और ऐसा भी हो सकता था कि गांव के बाहर इस खंडहर स्कूल की वजह से अपराधियों ने इस स्कूल को अपनी जगह बना ली हो और किसी बच्चे को किडनैप करके यहाँ रखा हो और वह बच्चा मदद के लिए पुकार रहा हो। ये सारी बातें वेद के दिमाग में आने लगी और उसने फिर कुछ भी नहीं सोचा। वो वापस उस स्कूल के अंदर घुस गया। जिस क्लास से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वेद उस क्लास में घुस गया। पूरा क्लासरूम खाली था, कहीं कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से किसी ने उसका पैर पीछे से खींच लिया और मैं जमीन पर मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ा।
वेद ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो जमीन पर बहुत जोर से गिरा था, जिसकी आवाज बहुत तेज आई थी। वेद को समझ में आ गया था कि वो बेहोश होने वाला था और उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। जब वेद बेहोश हो रहा था, तब उसने देखा कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल सफेद थे, उनकी पूरी बॉडी सफेद थी, वे उसे देख रहे थे और वेद धीरे धीरे में बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे बहुत ही डरावना सपना आया। वेद ने सपने में देखा कि वही स्कूल था और वह स्कूल जल रहा था। उस स्कूल के अंदर बच्चे चिल्ला रहे थे और उसकी आंखों के सामने ही बच्चे जलकर राख बन रहे थे। यह सपना इतना ज्यादा डरावना था कि वेद चीख कर उठा और उसने खुद को उसी क्लासरूम में पाया जहां वो बेहोश हुआ था। इतना सब बीतने के बाद उसने बाहर की ओर देखा तो बारिश थम गई थी। इसके बाद वेद की सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो चुकी थी। वो उठा और वहां से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकल गया। जब वेद साइकिल चलाकर अपने घर जा रहा था, तब पूरे रास्ते उसका शरीर बहुत ही ज्यादा भारी हो रखा था। उसे साइकिल चलाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका शरीर तप रहा था। बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते वेद अपने घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। वो घर में इधर उधर घूम रही थी और वेद के लिए चिंतित थी। जैसे ही उसने वेद को देखा, उसने वेद को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, इतनी देर से आप कहाँ थे? आपको अभी तक घर पर आ जाना चाहिए था। आपको पता है समय कितना हो गया है? जब उसने वेद को गले लगाया तो उसे पता चला कि वेद का शरीर बहुत ज्यादा तप रहा है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, आपको तेज बुखार है। लगता है बारिश में भीगने की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। आप अपने कपड़े बदल लीजिए और फ्रेश होकर बैठ जाइए। यहाँ थोड़ी देर आराम करिए। इसके बाद वेद ने अपने कपड़े बदले और चारपाई पर बैठ गया। जो कुछ भी उस स्कूल में हुआ था, वह सारी बातें उसे याद आ रही थी और उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। उसकी पत्नी बार बार ठंडी पानी की पट्टी उसके सिर पर रख रही थी। उसने वेद को खाना भी दिया, लेकिन मुश्किल से वेद 2 कौर ही खा पाया। तबीयत बिगड़ने की वजह से वो बहुत थका थका महसूस कर रहा था। वेद लेट गया और पूरी रात उसकी पत्नी ने उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखी ताकि उसका बुखार कम हो सके। जब वेद सुबह उठा, तब भी उसका दिमाग भारी था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेद की पत्नी उसका पसंदीदा खाना बना रही थी, फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही वेद किचन में घुसता और चूल्हा जलता हुआ देखता, उसकी पूरी बॉडी कांप जाती थी। वेद को आग से बहुत डर लगने लगा था, इसलिए उसने किचन में जाना छोड़ दिया। उस समय चूल्हे पर ही खाना बनता था और जिस कमरे में चूल्हा था, वो वहां कदम भी नहीं रखता था। जहां भी बीड़ी जलती हुई देखता, उसे डर लगने लगता था। छोटी मोटी आग से भी वेद को डर लगने लगा और इसलिए उसने आग वाले जगहों से दूर रहना शुरू कर दिया। समय के साथ मेरा शरीर भी कमजोर होने लगा और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। वेद की पत्नी ने उससे कई बार पूछा कि आखिर क्या हुआ है, क्यों उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। वेद ने डॉक्टरों को भी दिखाया और दवाइयां भी लीं, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वेद की पत्नी ने उससे पूछा, आखिर क्या बात है? तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? वेद अपनी पत्नी को जो कुछ भी उसके साथ घटा था बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यह सब बताया तो वह बहुत चिंतित हो जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता था। उसे लगता था कि बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है और जो कुछ भी हो रहा है वह खराब तबीयत के कारण हो रहा है। धीरे धीरे हालात और भी खराब होते गए। वेद को सपनों में वही जलता हुआ स्कूल नजर आने लगा और स्कूल के बच्चे जलते हुए उसके घर में इधर उधर दिखाई देने लगे। जब भी वेद सोने की कोशिश करता, उसे सिर्फ वही जलता हुआ स्कूल और डरावने सपने ही दिखते। इसी वजह से उसने सोना पूरी तरह से छोड़ दिया। वेद की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए। उसका वजन बहुत घट गया और उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया। उसके घर के हालात भी खराब होने लगे। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसकी पत्नी ने उससे बार बार पूछा और अंततः वेद ने सब कुछ बता दिया कि आखिर वह सब क्या हुआ। वेद उस गांव के बाहर वाले स्कूल में जाकर थोड़ी देर रुका था और उसी दौरान उसके साथ ये सब घटनाएं हुई। जब उसकी पत्नी ने यह सारी बातें सुनी तो वह समझ गई कि मामला क्या है।
उसने वेद को कहा कि हमें गांव के एक प्रसिद्ध और सम्मानित मंदिर में जाना चाहिए। हमारे गांव में वह मंदिर बहुत ही मशहूर है और गांव वालों की धार्मिक आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि हम वहां जाकर पूजा पाठ करेंगे। अब वेद के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि इतनी सारी घटनाओं के बाद उसे भूत प्रेतों के अस्तित्व पर पूरा यकीन हो गया था। उसकी पत्नी उसे अपने गांव के मंदिर में लेकर गई। वहां पूजा अर्चना की और मंदिर के बाबा से बातचीत की। बाबा ने वेद को बताया कि तुम ऐसी जगह गए हो जहां बहुत बुरी घटना घटी थी। उस बुरी घटना के कारण वहां की आत्माएं तुम्हारे पीछे लग गई हैं। यह सुनकर वेद की हालत और भी खराब हो गई। बाबा ने जो बातें कही, वेद ने बाबा से पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए और इस स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है। बाबा ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वेद को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए और हर दिन मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। इसके साथ ही उसे एक विशेष कलावा अपने हाथ में बांधना चाहिए। शुरुआत में जब वेद ने यह सब करना शुरू किया तो उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य होने लगा और उसका दिमाग भी हल्का महसूस होने लगा। पहले उसे ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर पर 4-5 बच्चे बैठे हों, लेकिन उपाय करने के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता गया। अब इतने सालों के बाद वेद को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है। इस घटना को हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए उसे बहुत बुरा लगता है जो स्कूल में जलकर मर गए। कहते हैं कि गांव वालों ने भी उस स्कूल में पूजा पाठ कराया और अब भी वहां कुछ डरावनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। यह जानकारी मिली है कि गांव वालों ने मिलकर उस स्कूल के लिए पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं की ताकि वहां की आत्माएं शांति पा सकें। उसके बाद उस स्कूल को वहां से हटा दिया गया और अब लोग वहां घर बनाकर रहते हैं। अब वहां कोई परेशानी नहीं है। कहते हैं ना, जो भी जीवन में होता है उसमें कुछ अच्छा जरूर होता है। वेद के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने 2-3 महीने तक मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशानी झेली। वो आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गया था और उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। जब उसने समाधान ढूंढना शुरू किया तो वेद को एक अच्छी बात समझ में आई। उसकी भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वो स्थापित हो गई। पहले वो ना ही भूत प्रेतों में मानता था और ना ही भगवान में, लेकिन जब से यह सब हुआ अब वो हर हफ्ते एक बार मंदिर जरूर जाता है और पूजा पाठ करता है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप चाहे किसी भी धर्म के हों, अपने भगवान को रोज याद करें और उनसे जुड़े रहे ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी ना हो।